বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছো আপোনালোকে চাই আছে আমাৰ অনুষ্ঠান পূৰ্ণ আকাশ আমি কথা পাতি আছো আহাৰ খাদ্য ৰোগ গুটি বিষয়বোৰ সামৰি এটা ফোন কল আছে আমি লৈ লৈছো হয় আপুনি কৰ পৰা কৈছে আৰু আপোনাৰ প্ৰশ্নটো খুধক হয় মই বেলতলৰ পৰা কৈছো হয় মোৰ মানে আচলতে থাইৰয়ড আছিল থাইৰয়ডৰ কাৰণে ওয়েটটো বাঢ়ি গৈছিল তাৰ পিছত কি হল ডক্টৰে মানে আজি কেইদিনমান আগতে চেক কৰোতে প্ৰলেক্টিনটো বঢ়া বুলি ক'লে তাৰ পিছত মানে এতিয়া সেই কি খাব লাগিব কি খাব নালাগিব বা থাইৰয়ড হলে বা থাইৰয়ডৰ লগত প্ৰলেক্টিনো যেহেতু মোৰ হৈছে কি খাব লাগিব কি বঢ়া বুলি কৈছে कुछ बड़े हुए हैं थायराइड वेट तो बढ़ी गई प्रोलैक्टिन बढ़ा हुआ है। अच्छा ठीक है जो सवाल है उनका कि थायराइड की प्रॉब्लम है और मैं पहले ये थायराइड के बारे में बता दूंगी सो थायराइड भी एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है और थायराइड में जितना हमको न्यूट्रिशन का ध्यान देना है उतना ही हमको हमारे एक्टिविटी का भी ध्यान देना ज़रूरी होता है कि आप पूरा दिन एक्टिव रहे सिर्फ 1 घंटा एक्सरसाइज कर देने से नहीं होगा यू हैव टू बी एक्टिव थ्रू आउट द डे कोशिश करें कि आप पूरे दिन में 10,000 स्टेप्स कंप्लीट करें एंड खाना क्या चाहिए थायराइड में सो ऐसे बहुत लोग बोलते हैं कि गोभी पत्ता गोभी फूल गोभी पत्ता गोभी ये एकदम नहीं खाना चाहिए बट ऐसा नहीं है कि ये एकदम नहीं खा सकते हो इनको आप खा सकते हो बस इतना है कि ये कुक्ड होना चाहिए वेल कुक्ड कॉलीफ्लावर कैबेज ब्रोकली आप डेफिनेटली खा सकते हैं बट इट शुड बी वेल कुक्ड एंड नॉट ओवर कंजम्पशन सो ये आप खा सकते हैं थायराइड में इंपॉर्टेंट है कि आप ब्राज़िल नट्स अपने डाइट में इंक्लूड करें बिकॉज ब्राज़िल नट में सेलेनियम बहुत होता है जो आपकी थायराइड हेल्थ को बहुत अच्छे से मेंटेन करता है सो अगेन एंड थायराइड में आपका मेटाबॉलिज्म वीक होता है क्योंकि जब थायराइड हार्मोन आपका कम हो जाता है सो आपका मेटाबॉलिज्म वीक हो जाता है उसमें आप वेट गेन करने लगते हो सो दैट इज़ वाई एक्सरसाइज बट व्हेन आई से एक्सरसाइज मेरा मतलब बस ये नहीं है कि भागना शुरू करना है मसल बिल्डिंग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो आपकी मसल्स ग्रो करती है और जब आपकी मसल्स ग्रो करती है आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ता है सो इवन थायराइड के पेशेंट्स को इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें अपना वेट लूज़ करें एंड वेट लूज़ करने में ये इंपॉर्टेंट है कि सही तरीके से लूज़ करें हाई प्रोटीन डाइट ले वही उसके साथ एक ऐड करना चाहिए प्रोलैक्टिन इनने जो पूछे थे prolactin. सो प्रोलैक्टिन इज़ अ हार्मोन तो ये उनका रेज हो गया है यहाँ में प्रोलैक्टिन के लिए यूजुअली डेयरी प्रोडक्ट्स खाने के लिए मना किया जाता है कि डेयरी प्रोडक्ट्स कम खाएं तो यहाँ मैं एक हाईलाइट डालना चाहती हूँ कि एक मिल्क भी बहुत कंट्रोवर्सी है विद हार्मोनल इम्बैलेंस आजकल पीसीओडी ये भी बहुत कॉमन है विमेन में एंड सो पीसीओडी क्या है इट्स अ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में गर्ल्स को होती है ये एज अर्ली एज जब गर्ल्स को प्यूबर्टी स्टार्ट होती है तब से हो गया ये रिप्रोडक्टिव एज में कभी भी हो सकता है सो इसमें होता क्या है इसमें आपका हार्मोनल इम्बैलेंस होता है जिसके कारण आपके पीरियड्स इरेगुलर होते हैं और आप जो नॉर्मली हमारे पीरियड्स में विमेन को ओव्यूलेशन होता है वो ओव्यूलेशन होना बंद हो जाता है जिसके कारण उनको इनफर्टिलिटी भी होती है सो PCOS इज़ ऑल्सो अ लाइफस्टाइल डिजीज़ PCOS का सोल ट्रीटमेंट है लाइफस्टाइल मेंटेन योर डाइट आप अपनी डाइट सही रखें और प्लस एक्सरसाइज अच्छी करिए सो अगर डाइट को आपने कहाँ सही रखे तो किस तरह से थोड़ा एग्जाम्पल देंगे आप सो डाइट को सही रखिए का मतलब ही है कि आपका वेट चेक पे होना चाहिए आपके डाइट में हर न्यूट्रिशन इन्वॉल्व होना चाहिए प्रोटीन से लेके फैट कार्ब्स भी होना चाहिए और हर देयर आर मल्टीपल विटामिन्स एंड मल्टीपल मिनरल्स ये सब आपके डाइट में होना चाहिए डेफिनेटली ऐड होना चाहिए एंड ज़रूरत पड़े तो सप्लीमेंट्स भी फॉर PCOS जैसे मायोइनोसिटॉल इसके सप्लीमेंटेशन यूजुअली डॉक्टर्स देते भी हैं बट PCOS में आजकल काफ़ी लोग OC पिल्स लेते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जिससे उनके पीरियड्स रेगुलर होते हैं तो ये मैं एक बता दूं कि OC पिल्स इज़ नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन OC पिल्स कैसे काम करता है कि आप इसको 21 डेज़ ले रहे हैं जब आप 21 डे पे इसको छोड़ देते हैं तो आपके फिर पीरियड्स आते हैं सो वो आप एक हार्मोन ले रहे हैं एंड वो हार्मोन के विड्रॉल में आपको पीरियड्स आ रहे हैं सो ये नेचुरल पीरियड्स नहीं है ये आप पीरियड्स इंड्यूस कर रहे हैं बट अगर आप अपनी डाइट सही करें और आप अपनी लाइफस्टाइल एकदम एक्टिव रखें तो आपके पीरियड्स को भी आप रेगुलर कर सकते हैं एंड आपके पीरियड्स रेगुलर होने पे आपका ओव्यूलेशन भी एवरी साइकिल हो सकता है एंड इट इज़ नॉट कि PCOS होने पे आपको कंसीव करने में
प्रॉब्लम Problem जाती है, हो। बट अगर आप ये सब पैरामीटर्स का ध्यान दें तो आप डेफिनेटली कंसीव भी कर सकते हैं। अगर कंसीव के बारे में हम बात करें तो प्रेगनेंसी के दौरान लोगों को ये लगता है कि प्रेगनेंसी के दौरान क्या खाएं, लोग तो कॉशियस हो जाते हैं कि मुझे ये खाना है वो खाना है, लेकिन एक्चुअल में कैसे करना चाहिए? सो कॉशियस होना एक्चुअली इम्पोर्टेंट Important है। बिकॉज आप सिर्फ अपने लिए नहीं, आप अपने अंदर अपने एक baby के बेबी लिए। के लिए भी खा रहे हो। सो अच्छा न्यूट्रिशन जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अच्छा न्यूट्रिशन खाओगे तो आपके बेबी को अच्छा न्यूट्रिशन मिलना है। एंड और अगर आप नहीं खाते हो तो आपकी बॉडीज़ के, आपकी मसल से प्रोटीन, आपके बोन से कैल्शियम लीच होके वो तो उसे मिलना ही है। सो आप भी सफ़र करोगे एंड आपके बेबी की ग्रोथ भी सफ़र करेंगी। सो प्रेगनेंसी में बहुत इंपॉर्टेंट है कि फाइबरस फूड अच्छे से खाएं, आपके फूड में फाइबर्स हो, बिकॉज आफ्टर जब आपका यूट्रस का साइज़ बड़ा होता है तो कॉन्स्टिपेशन भी होता है बहुत प्रेग्नेंट वुमेन को। सो फाइबर्स फूड होना फाइबर्स बहुत important इंपॉर्टेंट है। फाइबर्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन एट द सेम टाइम आपको नौशा वॉमिटिंग है तो आप ज़्यादा फाइबर्स नहीं नहीं खा ले सकते हो। सकते। सो वो आपको अपनी हेल्थ को देखते हुए खाना है। देन फ्रॉम 4th मंथ ऑनवर्ड्स आयरन एंड कैल्शियम की एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। डॉक्टर सप्लीमेंट्स डेफिनेटली देते हैं, बट आपके खाने में भी आयरन कैल्शियम के सोर्सेज अच्छा पालक होना एंड और वो चाहिए। सब खा सकते हैं। डेफिनेटली आप ग्रीन जितनी हरी सब्जियां हैं, अगर आप अंडे खाते तो एग योग खाइए। सो प्रेगनेंसी इज़ रियली इंपॉर्टेंट, जिसमें न्यूट्रिशन का ध्यान देना चाहिए। स्पेशली लास्ट का ट्राइमेस्टर 7th 8th 9th मंथ, इसमें बेबी का वेट ग्रो होता है। तो ये लास्ट मंथ में प्रोटीन आप ज़्यादा से ज़्यादा खाएं तो आपके बेबी का वेट भी अच्छा ग्रो करेगा। और अगर आप सिर्फ अपने क्रेविंग्स को भरने के लिए खाएंगे तो बेबी का वेट उतना नहीं बढ़ेगा, आप सिर्फ बढ़ते जाएंगे। सो इम्पॉर्टेंट प्रेगनेंसी में डेफिनेटली इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ़ योर न्यूट्रिशन। कौन से महीने में क्या खाना है, बिकॉज हर मंथ की रिक्वायरमेंट अलग होती है। जैसे मैं बताया कि बेबी लास्ट 3 मंथ्स में ज़्यादा वेट गेन करता है, तो वो लास्ट 3 मंथ्स में आप हाई प्रोटीन डाइट लें। 4th 5th मंथ से आपको आयरन कैल्शियम की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। एंड कितना वेट गेन होना चाहिए, हर ट्राइमेस्टर का होता है कि हम ये ट्राइमेस्टर में इतना वेट गेन होना चाहिए, उससे ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए, वो इम्पॉर्टेंट है। प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ होता है, इसलिए आप कुछ भी नहीं खाते रह सकते हैं। सो प्रॉपर डाइट होना बहुत, फूड एंड यस, आपका न्यूट्रिशन पूरा जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेगनेंसी में। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप अपने आप को पैम्पर ना करें, बिल्कुल करें, लेकिन वो भी एक संभल के। अब बच्चों के बारे में बात करें तो आजकल बच्चों में है कि उन लोगों को जंक फूड खाने हैं, लेकिन मोटापा जो एक ओबेसिटी है, Obesity। बहुत बड़ी एक अपने आप में समस्या है। सो ओबेसिटी बच्चों के- ओबेसिटी बच्चों को- इन चाइल्डहुड, ये आज का बहुत बड़ा कंसर्न है। और लोग ये मानते हैं कि बच्चा तो है, खाने दो, खेल रहा है, सब पचा देगा। बट ऐसा नहीं है। आप उसे इस तरीके से भी देख सकते हैं कि बच्चे की जो बचपना है ये फाउंडेशन है, ये आपके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का फाउंडेशन है। आप अभी जो खा रहे हैं आप उनका फाउंडेशन बना रहे हैं, आप उनकी आदतें भी वैसी बना रहे हैं। आप अगर उनको रोज़ मीठा खिला रहे हो तो आप उनमें कहीं ना कहीं उनके साइकोलॉजी में ये डाल रहे हो कि इट इज़ ओके, रोज़ मीठा खा सकते हैं। तो इन्हें ही बड़े होने के बाद प्रॉब्लम होगी कि मैं तो बचपन से एक मिठाई खाता हूँ रोज़, मम्मी तो देती ही थी। बट ये आगे जाके डेफिनेटली हम मानते हैं कि हमको रोज़ एक मिठाई नहीं खाना है। सो इनकी साइकोलॉजी हम गलत करते हैं। प्लस आजकल बहुत यंग बच्चे, आजकल डायबिटीज़ पहले थी कि 40 इयर्स के एज में था, बट आजकल एज स्मॉल एज 16 इयर्स 17 इयर्स के बच्चों को में भी डायबिटीज़ देख रहे हैं। एंड यंग बच्चों में भी हेल्थ प्रॉब्लम्स, फ्रैक्चर्स ये बहुत कॉमन होते हैं बिकॉज ऑफ देयर ओवरवेट। सो ओवरवेट किसी में भी सही नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम हम बच्चों से डाइटिंग नहीं करा सकते बिकॉज उनकी ग्रोइंग एज है। तो हम बच्चे का डाइट नहीं लिमिट कर सकते कि आप 2 ही रोटी खाओ, ये नहीं खाओ। बच्चों में अगर आप ये ध्यान दें कि वो जंक फूड, जैसे पैकेट वाले फूड अगर बंद कर दे, चिप्स हो लो खा लो, बस पैकेट वाले फूड अगर बंद कर दे तो उनकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व है। बच्चों को चिप्स खाना है, आप घर में चिप्स बना के दें। बच्चों को जो खाने की इच्छा, उनको समोसा भी खाना है, आप घर में बना के दें। बट ऑफकोर्स आप रोज रोज नहीं उनको दोगे कि आज चिप्स खाओ कल समोसा खाओ। बच्चों को भी एक डिसिप्लिन में रखिए। नूडल्स खाना बहुत उनको पसंद है, नूडल्स पसंद है, तो आजकल नूडल्स भी हमें बिना मैदे के नूडल्स मिलते हैं, तो हम वो वैरायटी चूज़ कर सकते हैं। हम बच्चों को एडुकेट कर सकते हैं कि हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है। एंड आजकल बच्चे समझ रहे हैं बिकॉज वो खुद पढ़ रहे हैं इस बारे में, एंड बच्चे भी कॉन्शियस हो गए हैं कि हमें मोटा नहीं होना है, हमें अच्छा दिखना है। सो अगर हम वो घर में भी उनको थोड़ा पुश दे दें तो आई थिंक बच्चों की मेंटालिटी चेंज हो सकती है। एंड हम बच्चों के साथ डील कर सकते हैं, कि ठीक है
उनको खाना है, उनको बाहर का खाना है या उनको कुछ खाना है, सो उनके साथ ये सेटिंग की जा सकती है कि मे बी हफ्ते में एक मील हम बाहर खाएंगे, हैबिट ही सब कुछ है बचपन से जो होगा। सो एक मील आप बाहर खाओगे, हाँ। जिसमें आपको जो खाना है ठीक है, हम वो एक मील बाहर, पर बाकी मील आपके घर पे होंगी। आपको एक डिसिप्लिन में चलना होगा, बट ये सबसे ऊपर ज़रूरी है कि हम उनके सामने कैसे हैं। मैं यहाँ बैठ के कुछ खाऊं और मैं अगर अपने बच्चों को बोलूँ कि मत खाओ, आप ये नहीं खा नहीं सकते खा हो, सकते। लेकिन हम यहाँ ये खा रहे हैं, तो वो डेफिनेटली नहीं चलेगा। या आज हम ज्ञान दे दे और 2 दिन बाद हम उनके सामने बैठ के कुछ भी खा और रहे हैं। हाँ कुछ भी हाँ, खा रहे हैं, हाँ। तो वो डेफिनेटली नहीं चलेगा। आप उनके सामने कैसा एग्जाम्पल सेट कर रहे हो, आपके घर के फूड एटिकेट्स कैसे हैं, फूड ईटिंग हैबिट्स कैसी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जैसे बच्चे घर के संस्कार सीखते हैं, वैसे ही वो फूड संस्कार habit भी भी- वो घर से ही सीखते हैं। খুব এটা ভাল কথা কৈছে। আচলতে আমি খাম কি, আমি ঘৰত কি খাম আৰু ঘৰত খাদ্য আমি কিদৰে আচলতে ৰান্ধিম, এই বিষয়টো সন্দৰ্ভত আমি আলোচনা কৰিম, কিন্তু এইখিনিতে লৈছোঁ খন্তেক বাণিজ্যিক বিৰতি। বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে চাই আছে আমাৰ অনুষ্ঠান পূৰ্ণ আকাশ। আমি আমন্ত্ৰণ জনাই আনিছোঁ ডॉक्टर पूजा जयसवालक। पहले हमने बात की खान पान के बारे में भी, तो आजकल लोगों में एक है कि मैं ऑलिव ऑयल ही चूज़ करते हैं या रिफाइन ऑयल, मस्टर्ड ऑयल कोई नहीं चाहता कि हम खाएं घर में या बच्चों को खिलाएं, तो इसके बारे में अब बच्चों के बारे में हमने बात की, तो एक बात तो यहाँ मुझे बोलना ही है कि 3 बच्चों की, आप खुद भी आप माँ हो, तो मतलब लगती तो आप हो नहीं बिल्कुल भी, फिर भी मतलब इसके बारे में थोड़ा बताइए। आप घर में किस तरह के खाना बनाते हो, कैसे बनाते हो, डाइट क्या है आपका, डाइट चार्ट क्या है? ठीक है, तो पहले मैं ऑयल के बारे में बता देती हूँ। ये बहुत गलत बात है कि हमें रिफाइंड ऑयल खाना है, बल्कि हमको रिफाइंड ऑयल घर से बाहर निकाल देना चाहिए। सबसे बेस्ट होता है कोल्ड प्रेस्ड ऑयल या एनी प्रेस्ड ऑयल, वुड प्रेस्ड ऑयल और कोल्ड प्रेस्ड ऑयल, यानी कच्ची घानी का तेल, कच्ची जैसे सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, घी, इवन घर का बना हुआ घी भी खाना बनाने के लिए बहुत अच्छा है। अब ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि कोई भी एक ऑयल परफेक्ट नहीं है, किसी में कुछ ज़्यादा है, किसी में कुछ कम है, इसीलिए ऑयल, घी, ये सबको रोटेशन में यूज़ करना चाहिए। सो आप जो भी तेल यूज़ करें, कच्ची घानी का तेल यूज़ करें, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल यूज़ करें, रिफाइंड ऑयल बिल्कुल भी नहीं। रिफाइंड ऑयल सिर्फ अगर आप कुछ डीप फ्राई करना चाह रहे हैं तो कभी कभार, हाँ, कब जो वैसे ही हमने कम खाना चाहिए, या आप घी में भी उसे डीप फ्राई कर सकते हैं, बट कोल्ड प्रेस में डीप फ्राई नहीं किया जाता है। सो एनी कोल्ड प्रेस्ड ऑयल, एंड ऑलिव तो सबसे पहले इंडिया का है ही नहीं, तो हमें ऑलिव ऑयल क्यों यूज़ करना है। आजकल पोमेस ऑलिव ऑयल आता है जिसको आप जो इंडियन कुकिंग के लिए सूटेबल है, बट आई थिंक हमारे इंडिया में काफ़ी ऑयल्स है जो हम यूज़ कर सकते हैं। ग्राउंडनट ऑयल है, सरसों का तेल है, सो हम अपने इंडिया का ही कोल्ड प्रेस्ड ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो आपका खान पान क्या है, आप क्या चूज़ करते हो, क्या खाना पसंद करते हो? मेरी डाइट यूजुअली हाई प्रोटीन डाइट है, बट देन ऑफ कोर्स आई ईट एवरीथिंग। मुझे तो अभी कोई जो मैं फॉलो करती हूँ, इट्स फॉर बैलेंस एंड फॉर मेंटेनेंस। मैं IF डेफिनेटली फॉलो करती हूँ। सो आई हैव माई लास्ट मील, मेरा लास्ट खाना 6 o'clock हो जाता है। 6 o'clock? Yes, every day. And मैं 1 hour religiously workout करती हूँ, which is strength training. So that is every day, just Sunday rest. Morning I have to work out. So strength training होती है, मेरी daily 10,000 steps complete होती ही है, and 6 o'clock मेरा last dinner होता है। बट आप मानोगे नहीं, आपको ये लगेगा कि मैं मीठा नहीं खाती होगी, ओ या तो मैं बाहर नहीं खाती होंगी। अगर मेरे फ्रेंड्स ये देख रहे होंगे तो वो बहुत हंसेंगे, बट मैं बिल्कुल डेजर्ट्स भी खाती हूँ, और मैं बाकी जो मुझे चीज़ें पसंद है मैं वो भी खाती हूँ। पर एक बैलेंस होता है, देयर हैज़ टू बी अ बैलेंस। मैं रोज रोज मीठा खाऊंगी तो डेफिनेटली मैं ऐसी नहीं रहूँगी। यू हैव टू बैलेंस। लेकिन यहाँ एक बात है कि लोगों को आजकल है कि मैं दिन पूरे के पूरे मतलब फास्टिंग करूँ या डाइट करूँ, अच्छे से मेंटेन करूँ, कि कोई एक दिन हो कि मैं कुछ भी खाऊं, बाहर जाते हैं कुछ भी खाने लगते हैं, और इसे चीट डे लोग बोलते हैं। सो ये सबसे कॉमन है कि क्लाइंट्स आते हैं वो बोलते हैं कि मैम मंडे टू सैटरडे के आफ्टरनून तक तो ठीक है, सैटरडे नाइट तो बाहर खाना ही है, वो एक दिन नहीं खाएंगे तो बाकी हफ्ता कैसे करूँगा, या संडे नहीं खाएंगे तो कैसे होगा। आप पूरे हफ्ते की मेहनत वो एक सैटरडे नाइट में तो ख़राब कर ही दिए हैं, एंड प्लस अगले दिन और भी एक्स्ट्रा फिर खा के आप जितना शायद वो 5 दिन अच्छा किए हैं उससे कहीं ज़्यादा ख़राब आप वो एक दिन पूरा जंक खाने में कर दिया है। तो आपको ये समझना होगा कि ऐसा चीट डे का पावर किसी के हाथ में नहीं है।
जैसे लोग पूछते हैं कि आज एक दिन अलाउ कर दीजिए, तो मेरा आपके बॉडी पे कोई राइट नहीं है। आपकी बॉडी आप जो खा रहे हो उसके हिसाब से ऑन डे टू डे बेसिस रिएक्ट करेगा। सो आपको बैलेंस करके चलना है। अगर आज आप किसी का बर्थडे है, आपका ही बर्थडे है, आपके फैमिली में, आप बिल्कुल वो केक खाइए, आप डेफिनेटली एक मील खाइए जो आपको पसंद है। पर वो एक मील होती है, वो पूरे दिन का खाना नहीं आप खा सकते एक मील में। मतलब बैलेंस होना पड़ेगा थोड़ा। हाँ, आपको बैलेंस होना होगा। और अगर एक मील वंस अ वाइल आप खा लिए, बट नॉट एवरी सैटरडे नाइट ऑफ कोर्स, सो इट इज़ वो नहीं चलेगा। आपको बैलेंस करके चलना होगा। प्लस होता क्या है सैटरडे नाइट्स में कि वो सिर्फ खाना नहीं है, देन अल्कोहल एड ऑन आ जाता है, साथ में स्मोकिंग बहुत हो जाती है। सो ये सब मिलके जो हो जाता है, that actually harms your body. Overindulgence in alcohol and overindulgence in food at one time. It is not right. आपको कुछ खाने की इच्छा है, आज आप खाइए, आप अगले हफ्ते वापस खा सकते हैं। वो खत्म तो नहीं होता है, दुनिया से हट तो नहीं रहा है खाना। नहीं रहा है, हाँ। आपके पास वो चॉइस हमेशा है कि आप वो खाते रह सकते हैं। तो ऐसे खाइए कि आप जिंदगी भर उसे एंजॉय कर सके। तो लोगों को लगता है कि नहीं आज ही खा लो, आज ही खा ले एंड खत्म। या तो लोग ये भी सोचते हैं कि ठीक है मंडे से डाइट करना है, तब तक के बस 4 दिन है, हाँ। इसमें जो खाना है मैं सब खा लूँ। हाँ। आप वो 4 दिन में ऑलमोस्ट 10-15 दिन का डैमेज एक साथ कर दे हो। दिस इज नॉट गुड, दिस इज एक्चुअली नॉट गुड, दिस इज नॉट राइट। सो और मंडे कुछ होता ही नहीं है, जो करना है वो कल से भी नहीं, आज से करना है। जैसे जब आपकी मेंटालिटी रहती है ना कि मुझे फर्स्ट से करना है या मुझे मंडे करना है, ये कभी लॉन्ग टर्म रिजल्ट होता ही नहीं है। हाँ। क्योंकि आप ये सोचते हो कि ये 4 दिन है ही नहीं, एंड इसमें आप जो चीट बोलते हैं वो आप करे जाते हो, आप ओवर इंडल्ज करते हो। टाइम नहीं है। तो एक सवाल है यहाँ, तो लोगों को लगता है कि मैं शुगर खाने लगूं, मीठा खाने लगूं तो मुझे डायबिटीज हो सकता है, तो ऐसा है क्या कि शुगर खाने से डायबिटीज नहीं होती है। डायबिटीज सबसे पहले हाई कैलोरीज से होती है। अगर बहुत लोग होते हैं जिनको जब पता चलता है कि मुझे शुगर हुआ है, उनका सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट होता है मैं तो मीठा खाती ही नहीं। बट वो लोग कैलोरीज ज्यादा खाते हैं, उनकी कैलोरीज इंटेक ज्यादा होती है और उनकी लाइफस्टाइल बहुत सेडेंटरी होती है। तो शुगर खा सकते हैं मतलब? शुगर, सबसे पहली बात मैं बता दूं, शुगर में कोई न्यूट्रिशन ही नहीं होता है। सो शुगर किसी के लिए अच्छा नहीं है, ना बच्चे के लिए ना किसी के लिए। लेकिन एक लिमिटेशन में शुगर खाना, जैसे अगर आप चाय पी रहे हैं, आपको उसमें अपनी 1 टीस्पून शुगर चाहिए, उतनी शुगर इज ओके टू हैव। और आप डेजर्ट्स कभी कभी खा रहे हैं, दैट इज ओके टू हैव। अगर आप बैलेंस करके खाते रहेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन लेकिन और एक बात है, पोटैटो राइस अगर हम पूरे के पूरे अवॉइड कर दें, डायबिटिक पेशेंट अगर अवॉइड कर दे, तो इज इट पॉसिबल कि वो रिवर्स मतलब ठीक हो जाए? बहुत कम टाइम है, 1 मिनट ही है मतलब। ओके, सो डायबिटीज़ रिवर्सल बहुत इजी है करना और ये डेफिनेटली हो सकता है, बट इसमें ऐसा नहीं है कि हमें कोई फूड ग्रुप एकदम हटा देना पड़ता है। अगेन इट इज़ अबाउट बैलेंसिंग योर लाइफस्टाइल। सो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए और बहुत सारे टिप्स आपने दिया, तो लोगों को डेफिनेटली हम लोग इससे बहुत ही हमारे लिए बहुत प्रॉफिटेबल है। थैंक यू वेरी मच। আজি পূৰ্ণকাশ অনুষ্ঠানৰ পৰা মই মৃদুস্মিতা ভূঞাই বিদায় লৈছোঁ, কিন্তু এইখিনিতে ডক্টৰ পূজা জয়ছোৱালে যিদৰে ক'লে যে খাদ্য, ৰোগ, আহাৰ, এই গোটেই বিষয়বিলাকক লৈ আমি সকলোৱে গুৰুত্ব দিব লাগিব, আৰু তেতিয়াহে আমাৰ জীৱনটো সুন্দৰ হৈ উঠিব। পূৰ্ণকাশ অনুষ্ঠানৰ পৰা মই মৃদুস্মিতা ভূঞাই বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।